हेलो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हो गया हूं और आज फिर से हम लोग एनसीईआरटी सीरीज जो कि पिछले दिनों ने हम लोगों ने शुरू किया है उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने वर्ग 6 के हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों को शुरू किया है और दोनों में लगभग 3-3 चैप्टर हो गए हैं, लगभग नहीं 3-3 चैप्टर हो गए हैं। तो आज हम लोग हिस्ट्री के चौथे चैप्टर पर लेके चलेंगे और 6 के बाद फिर हम लोग 7 और 8 को लेके चलेंगे। जब 7 और 8 समाप्त हो जाएगा फिर 9th और 10th पर चलेंगे। तो आज हिस्ट्री के अंतर्गत जो चौथा चैप्टर है हमारा, अध्याय जो 4 है, वो कहती है क्या बताती है किताबें और कब्रें। मतलब कि यहाँ पे इतिहास के बारे में जो हमारा साहित्यिक स्रोत है और कब्रों के माध्यम से जो हमें स्रोत मिल रहा है इतिहास को जानने के लिए, यही आज का हमारा टॉपिक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना न भूलें। मित्रों, एनसीईआरटी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, पिछले दिनों की परीक्षाओं से आपको एहसास हो गया होगा। जो भी मित्र परीक्षा दिए होंगे उन्हें यह पता चल गया होगा कि अब कोई भी सिविल सेवा हो, चाहे बीपीएससी हो या कुछ भी हो या कोई स्नातक स्तरीय परीक्षा हो, बिना आपको एनसीईआरटी के गहन अध्ययन और उसके एप्लीकेशन के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहला काम आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। एनसीईआरटी के पढ़ने के बारे में के तरीकों पे हम लोगों ने चर्चा किया था कि पहली बार तो एक बार हम लोग को पूरा रैपिड रीडिंग करनी चाहिए, तेज़ी से इस चैप्टर को एक बार पढ़ लें और उसके बाद प्रश्नों को देखें। फिर दूसरी बार जब इसको हम लोग पढ़ें तो थोड़ी सी सावधानी से चीज़ों को देखते चले और नोट करते चले। तो आज हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ इसमें दिया है। कह रहा है कि दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक है वेद। आपने सुना है वेद का नाम, बहुत ही कॉमन है हमारे लिए। और इसमें जो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो इसमें सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है और ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सबको आप लोग नोट कर सकते हैं। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं जितने ये सूक्त हैं। इनमें 3 देवता सबसे महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बार बार आता है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि देवता आग के हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक प्रकार का पौधा है जिससे खास पेय बनाया जाता था। प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की है। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ कर द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष। प्रार्थनाओं की जो रचना है महिलाओं ने भी किया है। और ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जैसे अपाला, लोपामुद्रा, गार्गी, ये सारी महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वेद की कई सारी सूक्तों की रचना की है। आगे बढ़ते हैं मित्र, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय माने भारत यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। देखिए, भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा अनूठा देश है जहाँ 5 भाषाई परिवार के लोग रहते हैं, जिसमें सबसे जो प्रमुख है उसको हम लोग कहते हैं आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार या इसी को कहा जाता है भारोपीय। भारोपीय का मतलब यह हुआ कि भारत और यूरोपीय। तो उत्तर भारत की अधिकांश भाषाएं जो हैं वो आर्य भाषा परिवार या भारोपीय भाषा का परिवार होता है। इसके अलावा जो दक्षिण भाषा का परिवार है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये द्रविड़ भाषा का परिवार है। तो भारत में भारोपीय या आर्य भाषा परिवार के बाद जो दूसरा समूह है वो है द्रविड़ भाषा का परिवार। तीसरा जो समूह है चीनी द्विपदी भाषा का परिवार। पूर्वोत्तर के राज्यों में जो भाषा बोली जाती है, गारो, खासी आदि जो भाषाएं हैं, ये सारी भाषाएं चीनी तिब्बती भाषा के अंतर्गत आती हैं। चौथा जो भाषा है वो है एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, जो संथाल है, उरांव है, हो है, मुंडा है, ये सारी जितनी जनजातीय भाषाएं हैं
जो कि झारखंड में या फिर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ इलाके हैं, मध्य प्रदेश के इलाके हैं, इन सारे इलाकों में, उड़ीसा का बहुत बड़ा इलाका है, रहने वाले जो जनजातीय हैं इनकी द्वारा जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो सारी एस्ट्रो एशियाटिक परिवार कहलाता है। तो पहला हो गया आपका आर्य भाषा या भारोपीय, दूसरा होगा द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा हो गया चीनी तिब्बती परिवार, चौथा हो गया एस्ट्रो एशियाटिक परिवार और पांचवा जो है अंगामी या अंडमानी भाषा परिवार। तो इस तरह से 5 भाषाओं का एक समूह है भारत की पूरी जो एक कल्चर है, यहाँ पे 5 भाषाएं बोली जाती है और ऐसा सिर्फ दुनिया में एकमात्र देश भारत है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार या पुरातत्ववेदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों में भी उपयोग करते हैं। ऋग्वेद की कुछ सूक्तों के वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक एक ऋषि और देवियों के बीच में पूजित 2 नदियाँ सतलज, ब्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है एक पांडुलिपि है, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि है और भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ और यह पांडुलिपि महाराष्ट्र पुणे के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। अब यहाँ पे जो ऊपर हम लोगों ने वार्तालाप के बारे में जो चर्चा किया है वो वार्तालाप इसमें दिया हुआ है, किस तरह से वार्तालाप किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। और ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो और जहाँ पर जौ जैसी जल्दी से तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता है। कुछ लड़ाइयाँ पानी के लिए, पानी के स्रोतों तथा लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी गई है। तो ये सारी चीज़ें ऋग्वेद में मिलता है। लोगों की विशेषताएं, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने के लिए कुछ शब्दों को देख सकते हैं। यहाँ ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता है, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में बाद में हम लोग पढ़ेंगे। यह न तो बड़ी बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न ही इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा या अपने आप शासक नहीं बन जाता था। मैंने इस तरह की जो बाद के में हम लोग इतिहास में देखते हैं, वैसा ऋग्वेद में राजा शब्द का मतलब वैसा नहीं था। आगे बढ़ते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल किया। एक था जन, जिनका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विष। विष मतलब कि वैश्य, इसी से निकला हुआ है। इस विषय पर आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए इसे पुरुजन या विष भरतजन, विष यदुजन, विष जैसे उल्लेख मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी इसका होता है, शब्द का मतलब गुलाम हो गया, लेकिन उस समय इसका मतलब दास नहीं होता था। ऋग्वैदिक काल में दास का मतलब गुलाम नहीं था। वे लोग जो थे जिनको यज्ञ को नहीं मानते थे, यज्ञ में भाग नहीं लेते थे, या ऋग्वैदिक जो परंपरा था उसको नहीं मानते थे, वो दास कहलाते थे। दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जो युद्धबंदी बनाया जाता था। उन्हें
उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वो सब उनको करना पड़ता था। ये बाद का जो दास का युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरे जगहों पर तरह तरह का विकास हो रहा था। हम लोग देख सकते हैं। एक ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है, जिसके बारे में रेफरेंस यहाँ दिया गया है। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड जो है महापाषाण, महा बड़ा, पाषाण मतलब कि पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों को बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यहाँ देख सकते हैं महापाषाण की स्थिति यहाँ पे किस तरह से बनाया गया है। इस तरह के महापाषाण को ताबूत, सावधान, शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट एक तरह के पोर्ट होल माने बड़ा सुराग, पोर्ट होल है, जो शायद पत्थरों से बने कमरे में जाने के लिए रास्ता भी होता था। क्या हड़प्पा में लोहे का प्रयोग होता था? तो देखिए, देख सकते हैं यहाँ कि महापाषाण कब्रों के जो सामान मिले हैं बाईं ओर, जैसे यहाँ पे है, ये घोड़े के लिए सामान है और नीचे दाईं ओर ये एक तरह का कटार है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होगी। कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि ब्रह्मगिरी को खोजने के लिए यहाँ कह रहा है कि यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ मिट्टी के कुछ बर्तन पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग गरीब थे तो कुछ लोग अमीर भी थे। जिनके पास अगर कब्र में 33 सोने के मनके हैं और शंख हैं, इसका मतलब कि वे काफ़ी, उनका सामाजिक स्तर उच्च रहा होगा। और दूसरी तरफ सिर्फ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, इसका मतलब कि उनका सामाजिक स्तर निम्न रहा होगा, मतलब कि वो गरीब थे। कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। तो इस तरह का अलग जो होता है, कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया होगा। बाद में मरने वालों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्र तक लाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों पर काम करते थे, जहां लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। अब यहाँ इनाम गांव के बारे में कह रहा है कि इनाम गांव एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र के बारे में कह रहा है कि इनाम गांव या भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है, जहाँ पे इस जगह पर 3600 से लेकर के 2700 वर्ष पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफन किया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर रहता था और कई बार उनके घर के अंदर दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी हो, दफनाए गए शव के पास रखे जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। इनाम गांव, जो कि भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे बसा हुआ है, इसका एक माइक्रो टीचिंग किया गया है, सूक्ष्म परीक्षण किया गया है, इसका रिसर्च किया गया है, इसे देख सकते हैं। क्या बताते हैं कंकालों का अध्ययन? कह रहा है कि छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई फर्क नहीं होता है। क्या हम लोग पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या फिर स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के पास मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते थे। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं
तो उसे यह मान लिया जाता है कि वो किसी महिला का है। लेकिन ऐसी समझ के साथ और भी कई सारी समस्याएं हैं, क्योंकि अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका है उसके हड्डियों की जांच करना। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्ला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। यह समझ कंकाल के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले चरक नाम का एक वैद्य हुए थे। उन्होंने चरक शास्त्र या चरक संहिता नामक किताब में लिखी थी। वे कहते हैं कि पुरुष के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। यह आधुनिक शरीर विज्ञान में 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने इस गिनती में दांत के सारे हड्डियों को गिन लिए होंगे, मैंने सारे दांतों को जो गिन लिए होंगे, हड्डियों के जोड़ कार्टिलेज को भी जोड़कर बताई थी। अभी नाम गांव के धंधे हैं, काम धंधे क्या हो रहा था। तो इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। हालांकि इस पाठ में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे काम में आ सकती हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग नोट कर लेंगे। ये नोट करने वाली है, यहाँ से इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, नोट किया जा सकता है। इस प्रकार से ये आपके काम में आ सकता है। इन सारी चीज़ों को लोग कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को पहले 1-2 बार बढ़िया से इसको पढ़ लेना है। पहले तो एक बार रैपिड रीडिंग आपको करनी है और फिर एक बार पूरे ध्यान से पढ़ना है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और चैनल पे आप लोग बने रहें। चैनल पे हम लोग 6ठा, 7वां और 8वां सीरीज़ को पहले समाप्त करेंगे, उसके बाद फिर 9th, 10th पे भी चलेंगे। तो जो भी मुख्य बातें हैं हम बताते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।